हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे न्यूली लॉन्च्ड एडटेक स्टार्टअप एंड थ्राइव द लर्निंग ऐप के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके ठीक बाद हम लोग लीनियर, एक्टिव और बायलेटरल नेटवर्क्स क्या होता है, बायलेटरल एलिमेंट्स क्या होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा परिचय वैसे लोगों के लिए जो इस सेशन में नए हैं। मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। आई एम योर मेंटर एंड एजुकेटर मयंक कुमार। आई हैव द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। मैं रिनाउंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी WSL में 1 साल जॉब कर चुका हूं। मैंने एमटेक NIT पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है। मैं गेट 8 बार क्वालिफाई किया हूं और मैंने PSU एग्जाम भी क्लियर किए हैं। मैंने 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को अभी तक मेंटर किया है। मेरे एरियाज नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और कंट्रोल सिस्टम्स हैं। तो आइए सेशन को बिगिन करते हैं। तो देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसे अपोज करता है? चेंज इन वोल्टेज। आपने देखा था रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, इंडक्टेंस चेंज इन करंट को अपोज करता है और कैपेसिटेंस चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। अगर हम इसका यूनिट देखें, इसका यूनिट फेराड होता है जो साइंटिस्ट के नाम पर है। नेक्स्ट, अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर के बारे में हम कह सकते हैं कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। कहां पर? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो वहां पर अगर आप कैपेसिटर को प्लेस करेंगे तो कैपेसिटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करेगा। तो उस एनर्जी का नाम क्या होगा? द स्टोर्ड एनर्जी बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, वहीं पर इसने एनर्जी को स्टोर किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब रही दूसरी बात कि क्या आपने कैपेसिटर कभी देखा है? तो हाँ, आप लोगों ने कैपेसिटर देखा है। कहां पर आपने देखा है? आपके घरों में सीलिंग फैंस होते हैं, स्टैंड फैन भी होते हैं, तो वहां पर देखे होंगे जिसे आप कंडेंसर बोलते हो। वो कंडेंसर बेसिकली क्या होता है? वो कैपेसिटर होता है। तो आप सभी लोगों ने कैपेसिटर जरूर देखा है। तो ये क्या करता है? मेन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे कैपेसिटर बनाया जाता है। तो देखिए, कैपेसिटर बनाने के लिए हम प्लेट लेते हैं। हमने एक कंडक्टिंग प्लेट लिया, हमने सिमिलरली दूसरा कंडक्टिंग प्लेट लिया। दोनों कंडक्टिंग प्लेट को कुछ दूरी पर प्लेस कर देते हैं, वही हमारा कैपेसिटर बन गया। बस 2 प्लेट्स लिया, उसको पैरेलली कहीं पर आपने प्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। आप देखिए यहाँ पर प्लेट 1, ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है जो येलो कलर से आपको दिख रहा है। इसके बीच में क्या खाली स्पेस है? इसके बीच में जो खाली स्पेस है इसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसे कहा जाता है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब आप सिंपल से लैंग्वेज में समझ लो, मान लो ये वैक्यूम है या फिर एयर है, यानी यहां पर करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटिंग मीडियम है। क्योंकि ये इंसुलेटिंग मीडियम है। दिस इज इंसुलेटिंग मीडियम। बात आ गई समझ में आप लोगों को? अब जब ये इंसुलेटिंग मीडियम है और 2 प्लेट्स आपने लगाए हैं, प्लेट्स कुछ इस तरह का देखा जाएगा। मैंने प्लेट का एक साइड व्यू रखा है सर। प्लेट कुछ इस तरह का रहता है, पैरेलली प्लेस्ड रहते हैं। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला मिलेगा। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर वोल्टेज को कैसे अपोज करता है। तो कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला मिलेगा C = εA/D।
अब यहां पर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी। एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी। और एप्सिलॉन को आप इस तरह से लिखते हो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की, ये होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ध्यान रखिएगा इसका यूनिट्स कहीं बार आपको पूछा जाता है। यूनिट क्या होता है इसका? फेराड पर मीटर। कैसे होता है? कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हुआ? फेराड। ए क्या है? ए है आपको एरिया ऑफ प्लेट। ए है आपको एरिया ऑफ प्लेट। यानी अगर आपने ये रेक्टेंगुलर प्लेट प्लेस किया है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड ए, एरिया ऑफ प्लेट। डी क्या है? डी को कहा जाता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कितनी दूरी पर आपने दोनों प्लेट्स को रखा है। तो डी है हमारा सेपरेशन। डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। डी है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। क्लियर? तो अगर हम यूनिट को देखें तो एप्सिलॉन का यूनिट अगर आपको चेक करना है, आप देख सकते हैं ए का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है? मीटर। तो आपको क्या मिलेगा? एप्सिलॉन का यूनिट ये होना चाहिए फेराड पर मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। आई एम राइटिंग इट अगेन, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। यानी आप यहां से क्या कह सकते हैं? यहां से आप बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस C इज प्रोपोर्शनल टू एरिया A एंड कैपेसिटेंस C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दैट इज 1/d। C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। अब हम लोग दूसरी बात देखते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे वर्क करता है, कैपेसिटेंस का फंक्शन क्या है। तो देखिए कैपेसिटेंस के फंक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। किसी एलिमेंट को समझना हो तो एक आप सप्लाई कनेक्ट कर दो। हम एक सप्लाई यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पर जब हम एक सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट, ये बैटरी का निगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा? ये पॉजिटिव प्लेट यहां से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और आप कह सकते हैं कि करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट से निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन आया। ध्यान से देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैपेसिटर का। इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आए। अब आप क्या जानते हो? ये बीच का पार्ट इंसुलेटिंग मीडियम है। तो इंसुलेटिंग मीडियम होने का मतलब क्या है कि क्या इसके बीच में चार्ज फ्लो कर सकता है? नहीं, चार्ज नहीं फ्लो कर पाएगा। चार्ज कांट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटिंग मीडियम। इस बात को आप ध्यान से नोट कर लो। चार्ज कैन नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटिंग मीडियम। तो चार्ज जब फ्लो नहीं होगा तो चार्ज क्या होगा? यहां पर जमा होना स्टार्ट करेगा। चार्ज यहां पर एक्युमुलेट होना स्टार्ट करेगा। यहां पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली सेकेंड प्लेट पर निगेटिव चार्ज जमा होना स्टार्ट हुआ। अब चार्ज जब जमा होता गया तो चार्ज जमा होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, तो बीच में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बात क्या होगी? अब हमें सबसे पहले करंट को लेकर देखना है कि यहां से सप्लाई दिए करंट चल रहा था I, लेकिन यहां से आगे हम बता रहे हैं कि करंट नहीं है। लेकिन क्या कैपेसिटर के अंदर करंट नहीं होता है? इस चीज को समझना अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहले ऐसा मानना था कि कैपेसिटर के अंदर करंट नहीं होता है, क्योंकि एम्पियर साहब भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनके लॉज और उन सभी चीजों के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता था कि करंट आता है, करंट यहां तक तो चल के आ जाता है, इसके आगे करंट नहीं रहता है, फिर यहां करंट रहता है। यानी इसे पॉइंट ए कहें, इसे पॉइंट बी कहें। तो देखिए अब बात क्या होती है, अगर कहीं पर किसी वायर में करंट है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो उस वायर में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से रहेगा। तो अगर बीच में करंट नहीं है तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना
चाहिए। लेकिन उसी समय मैक्सवेल साहब आए। ये मैक्सवेल अपने ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेटर नहीं, जो आपको आईपीएल में बहुत ज्यादा याद होंगे, ये मैक्सवेल साहब नहीं थे। ये मैक्सवेल साहब साइंटिस्ट, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे इक्वेशंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए और फिजिक्स के लिए दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी में। मैक्सवेल साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता है कि करंट है और बीच में करंट नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ बात होगी। उन्होंने क्या दिमाग लगाया, इफ देयर इज करंट, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब क्या है, उन्होंने तुरंत एक मैग्नेटिक नीडल लिया, इस तरह से, और मैग्नेटिक नीडल को यहां उन्होंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में प्लेस किया। मैग्नेटिक नीडल को उन्होंने यहां पर बीच में प्लेस किया। तो जैसे उन्होंने सप्लाई लगाया, मैग्नेटिक नीडल प्लेस किया, उन्होंने देखा एक अजीबोगरीब सी घटना। उन्होंने देखा कि ये इस तरह से डिफ्लेक्ट किया, मैग्नेटिक नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट किया। मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन का मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया। तो उन्हें लगा कि अरे यार, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है। उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जबकि वहां पर करंट होगा। तो मैक्सवेल साहब ने कहा, क्या कहा, मैक्सवेल साहब ने कहा देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर है तो होना क्या चाहिए, करंट होना चाहिए। लेकिन जब वो ये बात सभी लोगों को बतलाने लगे तो सब लोग उन पर हंसे, क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ हो चुका था कि कैपेसिटर के अंदर करंट नहीं है। लेकिन हर कोई कह रहा था कि ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड वाली बात तो तुम्हारी मान रहा हूं, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन बताओ कि करंट कहां है। फिर उन्हें लगा कि अगर मुझे पूरी दुनिया को साबित करना है करंट कहां है, तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा और मुझे कुछ बतलाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि यार देखो, चार्ज पार्टिकल्स हैं, पहले स्टार्टिंग मान लो 1 चार्ज जमा हुआ, 2 जमा हुआ, 3 जमा हुआ, 4 जमा हुआ, 5 जमा हुआ, यानी कि चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। चार्ज जब प्लेट्स के क्रॉस बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और उन्होंने बताया कि अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या दिया, उन्होंने बताया ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, there is magnetic field inside the capacitor। अब इन्होंने बता दिया ऐसी बात। और जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, करंट। मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब कैपेसिटर के अंदर करंट होगा। उन्होंने अब सभी लोगों को बतलाया कि देखो ऐसा ऐसा है, अब यहां पर करंट तो होगा ही होगा। सबने कहा ठीक है, करंट होगा, लेकिन बताओ करंट क्या है। फिर उनके लिए चैलेंजिंग बात थी, तो उन्होंने यहां पर नए करंट का कंसेप्ट दिया। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा। नए करंट क्या दिया उन्होंने बताया कि कैपेसिटर के अंदर एक अलग तरह का करंट होता है और इस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे आई डी से रिप्रेजेंट करता है। तो सब लोगों ने पूछा कि पिछला जो करंट फ्लो करता था वायर में, इस करंट का क्या नाम बताओगे। उन्होंने बोला इस करंट का नाम मैं आई सी बताता हूं, कंडक्शन करंट। उन्होंने बताया कि ये करंट है कंडक्शन करंट, और जो कैपेसिटर के अंदर फ्लो कर रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, जिसमें चार्ज मूव नहीं कर रहा है मीडियम में, लेकिन फिर भी करंट है। क्यों करंट है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज करंट। तो अब इस करंट का इन्हें फॉर्मूला देना था, और वो भी ऐसा फॉर्मूला जो कि आईडी, यहां अगर आईडी करंट है, ये आईसी है,
तो IC शुड बी इक्वल टू ID, इस सेम करंट के बराबर होना चाहिए। उन्होंने देखो इसका क्या फॉर्मूला दिया तुरंत, डिस्प्लेसमेंट करंट का इन्होंने बताया एप्सिलॉन इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। फाई ई क्या है, फाई को फ्लक्स कहा जाता है, यहां पर फाई ई है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स फाई ई। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ये होता है E डॉट ए, एरिया डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा E इंटू ए। ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए। यहां से फॉर्मूला आया ID इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी, और इसे आप लिख सकते हो एप्सिलॉन इंटू डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। एरिया क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए, एप्सिलॉन ए इंटू डीई अपॉन टी। ये फॉर्मूला इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का दिया। तब जाकर लोगों को उस दिन से पता चला अब अपने पास दो करंट हैं, एक डिस्प्लेसमेंट करंट, दूसरा कंडक्शन करंट। तो कहीं पर कोई इंटरव्यू में आपसे वाइवा में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ठीक इसी तरह से बतलाना है करंट के बारे में। अब कैपेसिटर के बारे में एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं, ये पॉइंट क्या है कि कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है कैपेसिटर चार्ज, आपने देख लिया, चार्ज जमा होते जाता है। अब आप कहोगे कि जब चार्ज फुल्ली एक्यूमुलेट हो जाता है तो यहां पर क्या होता है, फिर इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल आ जाता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आता है, यहां पर आपने V वोल्ट अप्लाई किया, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल फाइनली हो जाएगा V वोल्ट, और द मोमेंट इसका पोटेंशियल V वोल्ट हुआ, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये एक ओपन सर्किट के तरह काम करेगा, ये यानी सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होगा और इसके अक्रॉस चार्जेस रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप कहोगे कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर का दूसरा यूज आप कहां देखते हो, तो घरों में जो बैटरी रहती है जिसे आप चार्ज करते हो उसमें कैपेसिटर रहता है, और वो कैपेसिटर चार्ज होता है, और फिर हम उस स्टोर्ड चार्ज से, जब चार्ज कैपेसिटर में स्टोर हो गया तो उस चार्ज से जब सप्लाई चला जाता है, लाइट चली जाती है, उस समय हम लोग इस चार्ज से अपने घर के पंखे, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स ये सब चलाते हैं। सो दिस इज अबाउट कैपेसिटर। तो जब आप कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया आपने, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिया गया है एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, गिवन दैट, आपको बिल्कुल ही सीक्वेंस से लिखना है, गिवन दैट एरिया ऑफ प्लेट्स क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में है, अभी हम लोग इसे मीटर में चेंज नहीं करेंगे, अगर आपका मन है तो चेंज कर भी सकते हो, मैं यहां पर करने वाला नहीं हूं। नेक्स्ट पूछा क्या जा रहा है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C, तो ये वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखने के लिए हम जानते हैं C इक्वल टू विल राइट, वी नो C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D। अब देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट लिखा हूं इंस्टेड ऑफ राइटिंग एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब अगर वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो वैक्यूम के अलावा अगर कोई दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम आप यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप यूज कर रहे हो कैपेसिटर के बीच में, तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी। तो उस अलग वैल्यू ऑफ परमिटिविटी को नहीं लिखने के बदले हम लोग उसको कंपेयर कर देते हैं। जैसे मान ले हम बोल दिए कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ऐसा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी फ्री स्पेस वैक्यूम के कंपैरिजन में 5 टाइम्स अधिक है। बात समझ में आ गई, इसलिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते हैं। चूंकि यहां पर कोई मीडियम दिया नहीं है, आप समझ लीजिए वो मीडियम क्या है, वैक्यूम। तो अब इसकी वैल्यूज लिखते हैं,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर इंटू एरिया, एरिया क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर। तो देखो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसल, तो यहां से मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर इंटू 5 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में अब कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁻2 मीटर। तो यहां से अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट कैपेसिटेंस इक्वल टू 0.4425 पिको फैराड। पिको फैराड मतलब क्या होता है? पिको, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ये रहा 10⁻⁻12 फैराड, या आप लिख सकते हैं C इक्वल टू 0.44, या आप इस तरह से लिखें 0.4425 पिको फैराड। ये रहा कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप जरूर सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दिया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 2 मिली फैराड। 2 मिली फैराड का एक कैपेसिटेंस दिया गया है, हम लिख लेते हैं गिवन दैट C इक्वल टू 2 मिली फैराड। अब कहा जा रहा है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डबल्ड, यानी पहले कोई एक डिस्टेंस d पर प्लेट रहा होगा, अब क्या किया गया, प्लेट की डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है। तो मैं यहां लिख देता हूं d2 इक्वल टू 2d1, देन कैपेसिटेंस विल बिकम इक्वल टू, इसका मतलब हमें पहला कैपेसिटेंस दिया गया था, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अनदर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि पहले कैपेसिटेंस को हम C1 से रिप्रेजेंट कर दें, दूसरे कैपेसिटेंस को C2 हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जानते हो C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D। देखिए एरिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट टर्म है, आप कह सकते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय D। क्लियर? तो C प्रोपोर्शनल टू 1 बाय D, इसका मतलब आप क्या लिखोगे, C2 अपन C1 क्या होना चाहिए, D2 अपन D1 या D1 बाय D2, ये होगा D1 बाय D2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या होगा, C2 इक्वल टू C1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय D2 के जगह लिखोगे 2D1, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, C1 डिवाइडेड बाय 2। C1 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 2 मिली फैराड डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 मिली फैराड। इसका आंसर क्या होगा कैपेसिटेंस का, नए वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस का आंसर होगा 1 मिली फैराड। दिस इज द आंसर ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहां तक कैपेसिटेंस तक आपको समझ में आ गया, क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। जस्ट एक ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको याद करो या फिर इसके फिगर्स को याद करो, जस्ट आप देख लीजिए। सेरामिक कैपेसिटर्स होता है, फिल्म कैपेसिटर्स होता है, पावर फिल्म कैपेसिटर्स होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होता है, पेपर कैपेसिटर्स होता है, माइका कैपेसिटर्स होता है। इस तरह के अलग अलग कैपेसिटर्स होते हैं, और मैं एक यहां पर इमेज आपको दिखा रहा हूं, ये सारे अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स को बतला रहे हैं। ये अलग अलग तरीके का कैपेसिटर है, कुछ वेरिएबल कैपेसिटर भी होते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट सारे के सारे कैपेसिटर्स आपको दिए गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि आप सारे फिगर्स कौन से क्या कैपेसिटर हैं इसको अभी आप देखें जाने, इसकी जरूरत मुझे नहीं लगती। आपको अगर जानना है आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए कैपेसिटर्स, और आपको ढेर सारे फिगर्स मिलेंगे, वहां से आप कैपेसिटर्स को जान पाओगे, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर एक्टिव एंड बायलेटरल एलिमेंट। तो सबसे पहले आता है लीनियर एलिमेंट। लीनियर का मतलब क्या होता है, कोई भी लीनियर क्वांटिटी है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि किसी की क्वांटिटी अगर वेरी करें, मान लो लीनियर का मतलब सीधे समझ लो प्रोपोर्शनल, मतलब यहां पर बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन विच करंट एंड वोल्टेज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिसमें वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। किस डोमेन में? टाइम डोमेन और इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। देखिए टाइम डोमेन आप समझते हैं कि टाइम एक्सिस की अगर हम बात करें, मान लीजिए टाइम एक्सिस है अपने पास, टाइम के अकॉर्डिंगली करंट चेंज होना। फ्रीक्वेंसी डोमेन अभी आपको समझ में नहीं आएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, लेकिन आगे मैं आपको जब एसी पार्ट बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग सप्लाई की, और उस फ्रीक्वेंसी पर करंट वोल्टेज का डिपेंडेंसी होता है। तो इसे कहा जाएगा लीनियर एलिमेंट्स। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, रेजिस्टेंस। आप आगे जब ओम्स लॉ पढ़ोगे आप पाओगे I इज प्रोपोर्शनल टू V, या फिर आप V इज प्रोपोर्शनल टू I मिलेगा आपको, यानी यहां से आप लिखोगे V इक्वल टू I R, यानी करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या फिर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो पहला एलिमेंट क्या हुआ? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लीनियर एलिमेंट हुआ। रेजिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट। अब दूसरा और तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एलिमेंट मैं लिख रहा हूं यहां पर इंडक्टेंस, इंडक्टर। दूसरा मैं लिख रहा हूं इंडक्टर। तो देखो इंडक्टर भी क्या है? लीनियर एलिमेंट। ये क्यों है लीनियर? क्योंकि अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में आप करंट देते हो, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहिए या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फ्लक्स कहते हैं। आप फ्लक्स फाई लिखोगे, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज प्रोपोर्शनल टू I। करंट जितना दिए उतना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी आप कह सकते हैं फाई इक्वल टू L इंटू आई। फाई इक्वल टू L इंटू आई, इसका मतलब ये भी क्या है? लीनियर एलिमेंट है। आपको कोई पूछे तो आप बता देना कि इंडक्टर भी लीनियर एलिमेंट है। तो जब इंडक्टर भी आपका लीनियर एलिमेंट है, तीसरा देखते हैं कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो ये कैपेसिटर में आपको मिलेगा, कैपेसिटर में आप वोल्टेज देते हो और वो चार्ज स्टोर करता है, और जितना अधिक वोल्टेज उतना अधिक चार्ज। इसका मतलब आप कह सकते हो कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, या यहां से आपको मिलेगा Q इक्वल टू C इंटू V। तो क्या है? कैपेसिटर भी मिला। कैपेसिटर इज ऑल्सो लीनियर एलिमेंट। कैपेसिटर भी लीनियर एलिमेंट है। बात आ गई समझ में आप लोगों की? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ऑल आर लीनियर एलिमेंट्स। क्या होता है लीनियर एलिमेंट? जिसमें वोल्टेज करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, आइदर इन टाइम डोमेन और इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, आर कॉल्ड लीनियर एलिमेंट्स। तो अब बात आएगी कि नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि नॉन लीनियर के बारे में भी जानना जरूरी है। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स ऐसा होता है जिसमें वोल्टेज करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स लो, आप पढ़ोगे डायोड के बारे में। डायोड क्या होता है कि डायोड एक नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि डायोड में आपको एक डायरेक्शन में इस तरह से ग्राफ मिलता है, दूसरे डायरेक्शन में कोई ग्राफ ही नहीं मिलता है, यानी करंट को फ्लो करने नहीं देता है। So that is the example of non-linear element. Next is active element. तो अगर हम एक्टिव एलिमेंट की बात करें, आप एक्टिव पर्सन हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप दिन भर एक्टिव रहते हो, आपको कोई काम मिले आप करते जाओ, तो वैसे एलिमेंट को एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। सो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स दैट कैन आइदर डिलीवर द पावर कंटिन्यूअसली। ये क्या कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि या तो पावर को कंटिन्यूअसली डिलीवर कर सके। अब कंटिन्यूअसली वर्ड में क्यों लगाया? क्योंकि जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उसमें आपको 3-4 ऑप्शंस देंगे और पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव एलिमेंट, और वहां पर वो लोग इंडक्टर का नाम या कैपेसिटर किसी एक का नाम देकर आपको कंफ्यूज करेंगे और बोलेंगे कि क्या कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है। तो कुछ लोग उसमें गलतियां कर बैठते हैं और बता देते हैं कि कैपेसिटर या इंडक्टर भी एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली पावर डिलीवर नहीं कर सकता। ये एक हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर किया, दूसरे हाफ साइकिल में रिलीज कर दिया, तो ये एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में क्या आता है?
पहले देखो कि या तो पावर कंटिन्यूअसली डिलीवर करे और कैन एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल कंटिन्यूअसली। इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है? इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई करने का मतलब है कि मान लो आपने यहां पर 2 वाट का पावर दिया, 2 वाट का पावर आपने कहीं पर इनपुट कराया, इनपुट मतलब आप उसमें इन करा रहे हो पावर 2 वाट का, और ये इस पावर को कन्वर्ट कर दे रहा है 10 वाट में, यानी इस पावर को एम्पलीफाई कर दे रहा है, तो इसको भी कहेंगे एक्टिव एलिमेंट। अब हम लोगों को एग्जाम्पल देखना है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में आपको सबसे पहला जो एक्टिव एलिमेंट मिलेगा वो है बैटरी। बैटरी क्या करता है? ये वोल्टेज या फिर करंट सप्लाई करता है, दिस इज बैटरी। बैटरी के अलावा आपको एक्टिव एलिमेंट क्या मिलेगा? वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे आगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर मिलेगा और ऑप एम्प मिलेगा। ऑप एम्प ये सब होते क्या है? ऑप एम्प का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर भी एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए बैटरी, ट्रांजिस्टर, ऑप एम्प ये सब एक्टिव एलिमेंट हुआ। अब दूसरा देखते हैं पैसिव एलिमेंट कौन कौन सा हुआ। पैसिव एलिमेंट्स, तो पैसिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पैसिव एलिमेंट्स में आपको आता है रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब पैसिव एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायलेटरल एलिमेंट। बायलेटरल का मतलब क्या है? हमारे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में अगर हम लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट करें, पॉजिटिव बैटरी कनेक्ट करें, तो ये लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कराएगा। सिमिलरली अगर हम बैटरी के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अगर हम बैटरी इस साइड कनेक्ट करें पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये अपोजिट साइड में करंट फ्लो कराएगा। सो दोस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायलेटरल एलिमेंट्स। The element through which current can flow from any side is called bilateral element। या दूसरी बात अगर आप कहें तो magnitude of current is independent of polarity। What does it mean? It means अगर हम एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यह है रेजिस्टेंस 5 ओम का, यहां पर मान लो 10 वोल्ट की एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। जब आप 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करोगे तो 10/5 2 एम्पियर का करंट लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेगा। नेक्स्ट सेम रेजिस्टेंस लेते हैं और यहां पर हमने एक बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में 10 वोल्ट की बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो यहां से करंट क्या मिलेगा? यहां से करंट मिलेगा I विल बी इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर, और इस बार करंट का डायरेक्शन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। तो ठीक ऐसे एलिमेंट को क्या कहेंगे? बायलेटरल एलिमेंट। तो हम एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल्स में रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, ये सारे बायलेटरल एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट बायलेटरल नहीं है वो, इसका मतलब किसी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, वैसे एलिमेंट को हम कहेंगे यूनिलैटरल एलिमेंट। वैसे एलिमेंट को कहेंगे यूनिलैटरल एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि जो आपको दोनों काम नहीं कर सकता है, एक काम तो करेगा, तो एक ही काम कराते हैं उससे, उसको यूनिलैटरल एलिमेंट कहेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं डायोड। डायोड क्या होता है आगे आप पढ़ेंगे। डायोड इस तरह से बनता है और इसका ये एनोड पार्ट होता है, ये कैथोड पार्ट होता है। तो एनोड टू कैथोड तो करंट फ्लो करता है और डायोड अपोजिट साइड के करंट को ब्लॉक कर देता है, अपोजिट साइड करंट फ्लो नहीं करने देता है। दैट्स व्हाई diode is unipolar element, unilateral element, sorry, it's unilateral element, it's not unipolar। unipolar और bipolar आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। तो ये रहा बायलेटरल एलिमेंट के बारे में। आपने लीनियर एलिमेंट पढ़ा, एक्टिव एलिमेंट पढ़ा और बायलेटरल एलिमेंट पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। So thank you for attending my session।